गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 10 चल रहा था। देखो विद्यार्थियों, पार्ट का नाम था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसके पार्ट 3 हमने कंप्लीट देख लिए थे। देखो विद्यार्थियों, आज बात करेंगे हम पार्ट 4 की, जहाँ पे बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखो परावर्तन से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन की। तो आज हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। तो आप हेडिंग लगाएं आज प्रकाश का अपवर्तन। देखो विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। पहले जैसे हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? परावर्तन। तो परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण है वो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः अगर उसी माध्यम में चली जाती है तो वो तो घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के प्रत्यकारी पृष्ठ से टकराती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब अपने मार्ग को क्या हो जाती है? भूल जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रत्यकारी पृष्ठ पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है। इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो आप इसकी परिभाषा नोट करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रत्यकारी तल से प्रत्यकारी तल से विचलित हो जाती है, या प्रत्यकारी तल से अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो वह प्रत्यकारी तल से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या लिखा विद्यार्थियों कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रत्यकारी तल से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। यानी कि वो क्या करती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो प्रत्यकारी तल यानी जहाँ से वो टकराती है वहाँ क्या हो जाती है? अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। देखो इसको समझेंगे आगे। देखो इसका चित्र बनाएंगे।
चित्र से और समझेंगे इसको। देखो ना, मैं बना रहा हूँ, आप बनाएंगे अच्छी तरह से। देखो इसको, ये कोई कांच की स्लाइड है, ये कोई कांच की स्लाइड है, इसके अंदर कोई सघन माध्यम है। ये क्या है, इधर वाला सघन माध्यम है ये। ये अंदर वाला जो है वो सघन माध्यम है आपका। कौन सा माध्यम है ये, सघन माध्यम है। यह आपका सघन माध्यम है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान से समझेंगे इसको। और ये नीचे वाला जो माध्यम है वो आपका माध्यम है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है ये, जो बार वाला, मान लो इस स्लाइड के बार वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम है। यानी कि ऊपर वाला ये सभी जो इसके चारों महीने हैं ना, वो विरल माध्यम है। ये इसके चारों तरफ है ना, ये विरल माध्यम है इसका। अब देखो क्या होगा, अब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है इस कांच की स्लाइड पर। ठीक है, तो बाहर से यानी विरल माध्यम से आपतित होती है। ध्यान से देखेंगे तो उसको समझेंगे ना। जैसे यहाँ से कोई आपतित प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है, यहाँ से आपतित होती है। इस किरण को बोलते हैं, देखो ये किरण आ रही है, इसका किरण को बोलेंगे आपतित किरण। यानी कि यह आपतित हो रही है, यहाँ पे इस स्लाइड पर आपतित हो रही है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। अब ये आपतित किरण क्या होती है कि अपने यहाँ से देखो एक माध्यम, ये ऊपर वाला विरल माध्यम था और कांच की स्लाइड पर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो विरल से सघन यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, ये क्या आपका कांच है भाई, ये क्या है, कांच बोल सकते हैं इसको ना, कांच की स्लाइड। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो अपने पथ से ये क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है, देखो विचलित हो जाती है। किस प्रकार से होती है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये तो इसका अभिलंब हो जाएगा ऐसे सीधा। अब ये क्या होती है, अपने मार्ग से यहाँ विचलित हो जाती है। जानी तो देखो इस किरण को कैसे जाना चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे सीधी की सीधी ऐसे। लेकिन ये क्या होती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे आती है। ठीक है, ऐसे आती है ये किरण, यानी कि अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग। अब देखो ये अंदर वाला माध्यम सघन, तो बाहर निकलेगी तो कौन सी माध्यम निकलेगी, विरल माध्यम में निकलेगी। कौन से माध्यम में, विरल। तो ये तो इसका क्या हो गया, अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब। अब ये देखो कैसे हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्या हो जाएगी, यहाँ से आके अभिलंब से दूर हटेगी और ये किरण का अंचल से ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है, ऐसे होता है। ये तो क्या होता है, ये जो बाहर निकल जाती है किरण ऐसे, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो ये इस प्रकार से क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होती है। अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है। अब ध्यान देंगे, ये जो किरण है अंदर वाली, ये किरण, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है भाई, तो इसको समझा देंगे आप आराम से। यह आपका क्या था, अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। इसको आप अच्छी तरह से समझा देंगे कि ये प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार की घटना होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ये डायग्राम इसके नीचे बना लेंगे। देखो अब इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं कि एक तो देखो प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल से सघन में जाती है, और एक बार क्या होती है, सघन से विरल में जाती है। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है कि विरल से सघन में जा रही है और सघन से कहाँ आ रही है, विरल में आ रही है। तो ध्यान से आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। और ये जो घटना होती है वो दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण ही ये घटना होती है। देखो कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा देखो,
देखो भाई समझेंगे इसको थोड़ा सा। यहाँ पे इस चित्र में ये चित्र बना लिया होगा। अब इस चित्र में देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि एक बार क्या हुआ कि जो प्रकाश की किरण है आपकी, देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? विरल से आ रही है। विरल से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? चित्र को मैं दोबारा से ध्यान देंगे। ये विरल से कहाँ प्रवेश कर रही है? सघन में प्रवेश कर रही है। तो विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? देखो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, विरल से कहाँ आती है? सघन में। यहाँ समझा रहा हूँ मैं इसको कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से कहाँ आती है? सघन में आती है, तो इसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वेग में तो परिवर्तन होगा। अब विरल माध्यम में क्या होता है? वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। विरल में प्रकाश का वेग क्या होता है? ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग ज़्यादा, ठीक है, और इसमें क्या होता है? कम होता है। तो जब प्रकाश का वेग ज़्यादा से एकदम कम होता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी किरण। और जब सघन से, देखो ये सघन से कहाँ आती है? विरल में आती है। सघन से कहाँ आती है? विरल में। तो जब सघन से विरल में आती है तो सघन से विरल में आएगी, तो विरल से देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ कम वेग था और यहाँ पे ज़्यादा वेग होता है, तो कम से एकदम से ज़्यादा वेग हो जाता है तो अभिलंब की दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो इन दोनों बातों को आप नोट करेंगे आगे। देखो यहाँ नोट कर लेंगे इस बात को, आप लिखेंगे, तीर का निशान लगा के चित्र के नीचे लिख ले चाहिए ये बातें, लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। ठीक है भाई। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है। एकदम से क्या होता है, वेग घट जाता है तो वो क्या हो जाती है? झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसके विपरीत क्रिया कब होती है? जब वो सघन माध्यम से कहाँ जाए? विरल माध्यम में जाए। तो सघन से अगर विरल में जाएगी तो सघन में कम होगा, तो एकदम से विरल में जाएगी तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो उसको भी लिख लो आप, उसको लिखेंगे, लिखो आप आगे, लिखो जब प्रकाश की किरण जब
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम व विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये दो कंडीशन होती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो चित्र के अंदर देख ले आप कि जब प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है और आपके कांच में प्रवेश करती है सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब आपका है। इसका नाम क्या है भाई? अभिलंब होता है। ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो इस अभिलंब की ओर झुक रही है किरण। देखो ये झुक रही है, देखो इधर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है किरण। ठीक है, और ये ध्यान देंगे ये अभिलंब से दूर हट रही है। यहाँ पे देखो ये दूर हट रही है ना, यहाँ से ये अभिलंब से दूर हट जाती है यहाँ पे। तो ये कंडीशन आप कब होगी? तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी, विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, विरल से सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। ये बात कंप्लीट हो गई है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा ये पूछ लेता है कि प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है, वो जो घटना है आपकी वो किसके कारण होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के घटना का जो कारण है, घटित होने का कारण है, वो है दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो प्रकाश के वेगों में परिवर्तन होता है, यही मुख्य कारण है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी। अरे भाई जब विरल से सघन में आएगी तो प्रकाश के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तभी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, नहीं तो सीधी की सीधी जैसी आ रही वैसी कुछ चली जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो ये बात आप नोट लगा के लिख लें भाई विद्यार्थियों। लिख लें विद्यार्थियों, नोट लगा के लिखेंगे आप। क्या लिखोगे? प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण, प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है। प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण प्रकाश की अपवर्तन की घटना घटित होती है।
तो प्रकाश के वेगों में परिवर्तन होता है, तब जाकर क्या होता है विद्यार्थियों, अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रकाश के जो अपवर्तन है इसके नियम देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। तो अपवर्तन के नियम भी उसी प्रकार हैं जो हमने परावर्तन के नियम देखे थे। तो अब आगे हेडिंग लगाएंगे आप, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। देखो विद्यार्थियों, अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़े थे। अगर आपको याद हो विद्यार्थियों, तो आपको पता हो कि जब हमने लिखा था परावर्तन के नियम, लिखा था कि परावर्तित अपवर्तित किरण हो, आपतित किरण हुई, परावर्तित किरण हुई और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो इसमें अभी आप अच्छी तरह से देखें, इसमें आप अच्छी तरह से इसमें देखें कि ये आपतित किरण है। क्या है भाई, आपतित किरण है ये आपकी, ये आपतित किरण है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है, और ये आपकी अपवर्तित किरण है। तीनों का जो तल है वो एक ही तल पर होता है, तीनों का तल है वो एक ही तल है, ठीक है। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरणों तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम तो ये हो जाएगा, पहला नियम कंप्लीट है। तो पहला नियम तो आप इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो नियम होते हैं इसके। तो पहला नियम आप लिखेंगे, क्या लिखोगे, लिखेंगे आपतित किरण लिखो विद्यार्थियों। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों, अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे इन चीज़ों को। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, देखो वहाँ पे परावर्तित किरण थी क्योंकि वो परावर्तन था, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण लेंगे ना। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम कंप्लीट है। दूसरा नियम लिखेंगे इसका, जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देंगे, इसकी अलग से विशेषता है अपनी, क्योंकि जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना विद्यार्थी, उसको ही कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये नियम क्या है, देखो जो हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन, परावर्तन की जगह अपवर्तन की कोण की ज्या, ये क्या होता है, दोनों का अनुपात स्थिरांक होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। इसे ही हम बोलते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, अपवर्तन के इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो आप लिखेंगे, लिखेंगे आपतन कोण, देखो आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब उसके आगे साइन लगाएंगे। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, का अनुपात स्थिर होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है विद्यार्थियों, स्थिर होता है। इसे ही हम कहते हैं स्नेल का नियम बोला जाता है, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है। अपवर्तन के इस नियम को, अपवर्तन के इस नियम
स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो इसको थोड़ा सा लिखेंगे, इसकी लिखावट में कैसे लिखेंगे कि साइन का मतलब होता है ज्यानत, साइन आई का मतलब आपतन कोण, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है विद्यार्थियों, ये कौन है आपका साइन, जानते हो ना साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा होगा आपने यार मैथमेटिक्स में। बराबर होता है स्थिरांक, इसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है इसको? स्नेल का नियम बोला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये याद रखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, ये अपवर्तन के नियम है। क्या है विद्यार्थियों? अपवर्तन के नियम है। और अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि आपतन को जो ये आपका अपवर्तन है वो किसे कहते हैं। अपवर्तन से संबंधित बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमने देखा अपवर्तन के नियम भी देख लिए हैं, तो अपवर्तन के नियम भी आपने देख लिए होंगे। ठीक है, अब आज हम देखेंगे आगे अपवर्तनांक के बारे में। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? अपवर्तनांक की बात करेंगे। भाई अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक की बात करेंगे ना, तो हेडिंग लगाएं अब आगे आप अपवर्तनांक। आगे हेडिंग लगाएंगे अपवर्तनांक। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं आप अपवर्तनांक। देखो विद्यार्थियों, अपवर्तनांक क्या होता है कि जो प्रकाश होता है कि किसी प्रकाश का किन्हीं दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाला दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। या हम बोल सकते हैं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों में प्रकाश का वेग होता है या प्रकाश की जो चाल होती है उसके अनुपात को हम बोला जाता है अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक। तो दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसको लिख सकते हो कि दो माध्यमों में, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों, दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात, दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अपवर्तनांक। दो अपवर्तनांक एक मात्रक रहित राशि होती है, नहीं इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप इस बात को लिख सकते हो कि अपवर्तनांक एक मात्रक रहित राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखो सूत्र लिखेंगे इसका, कैसे लिखेंगे? देखो आपने लिखा, जैसे अपवर्तनांक लिखा तो अपवर्तनांक बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और द्वितीय माध्यम में। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो जैसे सूत्र लिखा हमने अपवर्तनांक बराबर देखो अपवर्तनांक को लिखते हैं आप म्यू से भी लिखते हो इसको और एन से भी लिख सकते हो ना। तो आप किसी प्रकार से लिख सकते हो इसको, वैसे म्यू से भी लिखा जाता है ना और एन से भी लिख सकते हो। तो एन है ना,
म्यू अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि पहले माध्यम में, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरा क्या लिख सकते हो, द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है विद्यार्थियों, आप वेगों की जगह आप चाल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चालों भी लिख सकते हो भाई, चालों का अनुपात है ना, एक ही बात है ना, वेग और चाल है ना, प्रकाश की चाल या वेग है ना। तो ये याद रखेंगे, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटा द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग अपवर्तनांक हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थी, इसको लिखा कैसे जाता है, कुछ टेक्निकल है इसको लिखने की, तो आप उसको ध्यान देंगे भाई किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। जैसे मैंने लिखा कि आपको लिखना हो कि माना प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो, तो हम अगर हमारे को निकालना हो कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष या द्वितीय माध्यम के सापेक्ष, तो इनको कैसे लिखा जाता है, तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे। देखो आगे, यहाँ तक क्लियर है विद्यार्थियों, यहाँ तक। आगे देखो, आगे आपको क्या लिखना है। जैसे मैंने लिखा, एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखो कि माना, समझेंगे इन चीज़ों को। देखो, माना प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बोल दो या वेग बोल दो, एक ही बात है ना। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा द्वितीयक माध्यम में माना प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा द्वितीयक माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। क्या है विद्यार्थियों, v2 है। माना कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और द्वितीयक माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। तो ध्यान देंगे, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ये n का, इसका मतलब तो होता है अपवर्तनांक, और 21 लिखा, इसका मतलब 2 1 अपॉन, इसका मतलब ये है कि 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकालना आपको, तो v1 अपॉन v2 ऐसे लिखेंगे इसको। यानी कि आपको प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल लिखनी है बटा v2 लिखनी है, तो आप ऐसे लिखेंगे। या अगर आपको ऐसे लिखना था इसको, कैसे कि n120 लिखना है, तो आप लिखेंगे v2 अपॉन v1 लिखेंगे, फिर ऐसे। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि नीचे वाले तो पहला लिखे जाएगा इस सूत्र में, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इस प्रकार से इन अपवर्तनांकों को लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये अपवर्तनांक से संबंधित बातें हैं कि अपवर्तनांक के क्या होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों या चालों का अनुपात होता है, उसको अपवर्तनांक बोला जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है विद्यार्थियों, एक मात्रक रहित राशि होती है। तो अब आगे हमने लिखा कि जो माना दो माध्यम है, इसमें एक में प्रकाश की चाल v1 है तो दूसरी में v2 है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर v1 अपॉन v2 लिख रहे हैं, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में, तो आपको लिखना पड़ेगा n21। और अगर आप लिखेंगे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल बटा प्रथम माध्यम में, तो आपको आ जाएगा n112। यानी कि आपको प्रथम माध्यम जिसका नीचे होता है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ें अभी न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल में और भी आपको समझ में आ जाएगी इस चीज़ है ना। तो अब आगे हेडिंग लगाएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये तो अपवर्तनांक था, अब आगे पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना। तो आगे हेडिंग लगाएं विद्यार्थियों निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक
निरपेक्ष अपवर्तनांक ठीक है विद्यार्थियों, निरपेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे। भाई निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जब प्रथम माध्यम वायु हो यानी निर्वात हो और वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक बोलेंगे। यानी कि निर्वात या वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। यानी किसी माध्यम के सापेक्ष हम अगर अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा पहले कि जब प्रथम प्रथम माध्यम वायु यानी कि निर्वात वायु के निर्वात हो तो जब प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो तो वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखा कि जब प्रथम माध्यम वायु या निर्वात हो तो वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे इसका सूत्र लिखें कि ये तो अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा? C/V2। ये दूसरा माध्यम हो जाएगा। C कौन सा हो जाएगा? जो प्रकाश का वेग होगा। यहाँ आपको C है ना, यहाँ आपको C बराबर लेना है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये याद रखेंगे। तो ये क्या था? आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक था। क्या था भाई विद्यार्थियों? निरपेक्ष अपवर्तनांक था। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन हल करेंगे। कुछ अपवर्तनांक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अब आपको एक सारणी भी दे रखी है। कुछ द्रव्यमान माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो कुछ के आपको यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो वो भी आप निरपेक्ष अपवर्तनांक कर सकते हो। तो ध्यान दें, देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक किस किस के दे रखे हैं। कुछ मोस्टली आप चीज़ों को याद रखनी है, जिनको आपको याद रखना है निरपेक्ष अपवर्तनांक ना किस किस के दे रखे हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ। वैसे तो किताब में आपको एक सारणी दिखाई दे रही होगी विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो ध्यान से देखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब आगे कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक
कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे। हमारे को कुछ माध्यम दे रखे हैं, उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको लिखने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो लिखेंगे। जैसे वायु है आपकी, पहली किसकी है, वायु है। तो जो वायु होती है इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003 1.003 ये वायु का है। इसके बाद बर्फ़ है आपकी, तो बर्फ़ का अपवर्तनांक लिखेंगे 1.31। जल का लिखेंगे 1.33, ये जल का होता है। आगे और लिखें, देखो अल्कोहल होता है जिसे आपका अल्कोहल होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.36 होता है। केरोसिन होता है, केरोसिन होता है वो होता है 1.44 होता है। ठीक है, तारपीन का भी लिख सकते हैं, जो तारपीन का तेल आता है, तारपीन का जो तेल आता है उसका होता है 1.47। बेंजीन होती है आपकी, बेंजीन, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.50 होता है, ये बेंजीन को होता है। और देखो जो क्राउन जो आपके लिखना है हीरा का लिख लो आप, और हीरा का लिखेंगे। मोस्टली इन चीज़ों का देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपके काम आ सकती हैं वही उन्हीं के लिखाऊंगा मैं। आपको ये लिख लिया। कांच होता है, देखो कांच दो प्रकार के हैं, एक तो क्राउन कांच, क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच। तो क्राउन जो कांच होता है उसका 1.52, और एक कांच होता है सघन फिल्म्ड कांच बोला जाता है उसको, सघन फिलेंट कांच। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.65 होता है। और तो आपको किसका लिखना है भाई, देखो नमक, खनिज नमक का लिख लो, खनिज नमक होता है, इसका होता है आपका 1.54। इन चीज़ों का आपको अपवर्तनांक याद रखने हैं। कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं, जैसे वायु हुई, बर्फ़ हुई, जल, अल्कोहल, केरोसिन, तारपीन का तेल, बेंजीन, हीरा, क्राउन कांच, सघन फिल्म्ड कांच, खनिज नमक, इन सभी के आपको क्या दे रखे हैं भाई, कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको दे रखे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, एक कुछ क्वेश्चन है अपवर्तनांक से संबंधित, तो इनके अपवर्तनांक ज्ञात करने के कुछ क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, आपको एग्जाम में पूछता है ऐसे न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, क्वेश्चन यानी उदाहरण लिख लें पहले, उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण क्या है आज का, देखो उदाहरण आपको दे रखा है कि यदि V1 का मान किसी माध्यम में 1.75 × 10 मीटर पर सेकंड हो तथा दूसरे माध्यम की चाल इतनी हो तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी यदि प्रथम माध्यम में कि यानी कि कोई भी माध्यम है तो आपको प्रथम माध्यम में जो आपको दे रखा है उसका प्रकाश की चाल इतनी, दूसरे माध्यम में इतनी, तो अपवर्तनांक ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो लिखें यदि, क्वेश्चन लिखें यदि V1 का मान किसी माध्यम में यदि V1 का मान किसी माध्यम में 1.75 × 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा दूसरे
दूसरे माध्यम में 3.325 इंटू 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड हो तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, देखो सोल्व करेंगे इसको। आपको पहला जो माध्यम दे रखा है उसमें आपको V1 का मान दे रखा है। पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो है आपकी 1.75 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो V1 का मान ये है और V2 का मान क्या दे रखा आपको, देखो विद्यार्थियों V2 का जो मान है वो है आपका 3.25 इंटू 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना। देखो V1 का मान, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, V1 का मान किसी माध्यम में है तो आपको क्या करना है, V1 का मान ऊपर रखना है और V2 का मान नीचे। तो आपको इसका अपवर्तनांक निकालना। अपवर्तनांक क्या लिखा था, पहले माध्यम में अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक। ठीक है, तो n बराबर V1/V2, तो इसका मान रखेंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻12 बटे 3.25 इंटू 10 ये तो 10 है और ये 12 है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हल करेंगे। देखो विद्यार्थियों हल कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं, 2 अंक हैं, तो 2 घातें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये तो हो जाएगा 175 इंटू 10⁻8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 325 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये याद रखेंगे आप, है ना। अब इसका भाग देंगे, देखो क्या देंगे, भाग देंगे। तो ध्यान देंगे आप, इसको काटापिटी करें तो 25 का भाग दो, देखो 25 का भाग चला जाएगा, 25 की 150 और 25 संता 175 होते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसमें भाग देंगे तो 25 कम 25 कितना बचेगा, 5 2 7 25 75, 13 बार सही जाएगा ना, यही जाएगा क्या, ध्यान देंगे। 25 कम 25 कितना बचा, 5 2 7 और 75, 25 25 25 दूना 50 25 75, ये बच जाएगा आपका ना। सही है क्या, देख लें आप अच्छी तरह से, यही होगा बिल्कुल। 7/13 कट जाएगा ना, तो आगे देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। 7/13 और ये घातें हल होंगी, घातें ये ऊपर जाके माइनस की होगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻8 माइनस 12 घातें हो जाएंगी। तो याद रखें, ध्यान देंगे, यहाँ से हल करेंगे, 7 में 13 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट, ध्यान दें आराम से, 0 पॉइंट लगा दिया। अब 13 दून 52, 13 3 39, 13 दून 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा और 4 13 3 39 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा लगभग 0.53 इंटू 10 की घात माइनस के कितने आ जाएंगे, 4 आएंगे। 10 में से 8 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 4, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये इसका अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे, मैथमेटिक्स की तरह आप आराम से सोल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो ये इस प्रकार के अपवर्तनांक के क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये घातियों का नियम है। देखो 10 की घात ऊपर थी, 10 की घात 12 थी, 12 ऊपर जाएगी तो माइनस की बनेगी, तो 10 की घात 8 सॉरी आप लिखेंगे, ये देखो घातों को हमने 12 किया है, यहाँ पे कितनी होगी घातें, ध्यान दें, ये 12 से कितनी होंगी, 10 ही होंगी भाई, 2 घातें तो पॉइंट हटाया था ना, तो 10 होंगी, यहाँ पे 10 होंगी, तो ये माइनस का 2 होगा, यहाँ पे ये होगा 10 की घात -2 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चर्चा करते हैं और भी क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको न्यूमेरिकल, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें। देखो लिखें, इसमें क्वेश्चन लिखें। एक क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है कांच में प्रकाश की चाल कितनी है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो भाई क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है ना, प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कितनी होगी कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। निर्वात में इतनी देर की प्रकाश वायु से आपका 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। देखो आपका कांच की प्लेट में, यानी कि कांच का अपवर्तनांक दे रखा आपको, अपवर्तनांक दे रखा आपको, तो आपको कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। क्या बतानी है? कांच में प्रकाश की चाल बतानी है, और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है। ध्यान देंगे भाई विद्यार्थियों, आप इसमें आपको क्या दे रखा है? आपको अपवर्तनांक दे रखा है किसका? कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो एन, और ग्लास का मतलब कांच होता है, इसका अपवर्तनांक आपको 1.50 दे रखा है। ठीक है, और आपको आगे दे रखा है प्रकाश की चाल निर्वात में, किस में दे रखी है? निर्वात में दे रखी है, यानी कि आपको इसमें प्रकाश की चाल दे रखी है v, एयर यानी हवा, यानी वायु में, इसका निर्वात में आपको प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको चल रही है। और आपको ज्ञात करनी है प्रकाश की चाल, यानी कि v, ग्लास की आपको चाल बतानी है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको ग्लास का क्या दे रखा है? अपवर्तनांक दे रखा है। किसका दे रखा है? ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है विद्यार्थियों, जिसका अपवर्तनांक हमारे को दे रखा है, तो हमको क्या है कि उसका अपवर्तनांक हमारे को दे रखा है, और हमारे को क्या चाहिए? उसका क्या चाहिए? उसका अपवर्तनांक चाहिए, यानी कि चाल चाहिए। तो चाल क्या हो जाएगी? अपवर्तनांक गुणा दूसरे माध्यम में उसकी चाल दे रखी है, तो उन दोनों को गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? देखो ऐसे आ जाएगा, जैसे अपवर्तनांक का सूत्र है, अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है? एक माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, तो वो उसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर तो कौन सा वेग आ जाएगा कि v ग्लास अपॉन v एयर, और ये ग्लास का क्या आ जाएगा? अपवर्तनांक आ जाएगा। ठीक है, क्या ये उसका क्या आ जाएगा? अपवर्तनांक आ जाएगा। तो ऐसे आप इसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। देखो एक बार देखेंगे इसको,
जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे उसका नीचे आएगा ना, तो इसको नीचे लिखेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा सा, यही थोड़ा सा कंफ्यूज करता है यहाँ पे। तो आप इसको लिखेंगे VA/V ग्लास का आपको वेग बटा एयर यानी निर्वात में उसका वेग बताना है। तो देखो इसका मान कितना है 1.50 बराबर इसका मान कितना है 3 × 10⁸ बटा V ग्लास आपको ज्ञात करना है। तो V ग्लास को इधर लिखेंगे तो V ग्लास बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 1.50। 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो V ग्लास आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका ये आ जाएगा ग्लास का चाल आ जाएगी यानी वेग आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप ज्ञात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक छोटी सी परिभाषा और देखेंगे। देखो आगे आपको लिखना प्रकाशीय घनत्व है। किसकी बात करनी है? प्रकाशीय घनत्व की। प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व की बात करेंगे। प्रकाशिक घनत्व की बात करेंगे। किसी माध्यम, देखो इसकी परिभाषा है कि किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता, किसी माध्यम की प्रकाश को, किसी माध्यम की प्रकाश को या किसी माध्यम के प्रकाश को ना, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता। तो इसमें लिखेंगे परिभाषा, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। किसी माध्यम की प्रकाश को, किसी माध्यम के प्रकाश को ना, ऐसे लिखेंगे आप, किसी माध्यम के प्रकाश को, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है, किसी माध्यम के प्रकाश को जो आपका किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको प्रकाशीय घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? प्रकाशीय घनत्व बोला जाता है। तो ये प्रकाशीय घनत्व आपका कंप्लीट हो गया। भाई प्रकाशीय घनत्व किसे कहते हैं? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रकाशीय घनत्व क्या है ना, तो मैंने लिखा दिया भाई प्रकाशीय घनत्व ये होता है आपका। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे हम पढ़ेंगे। देखो ये इन चीज़ों की बात कर ली है, तो अब आगे लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों? लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। भाई लेंस क्या होते हैं, फिर लेंसों से जो आपको गोलीय लेंसों से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। भाई प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं ना, और इसकी जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था ना, लेंस उत्तर दर्पण से उत्तर, जिस उसी प्रकार ही इनमें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर धीरे धीरे आपका क्लोज की साइड में चलता जाएगा। तो ये है कि किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है विद्यार्थियों? प्रकाशीय घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशीय घनत्व कहलाती है। तो ये आपका आज के लिए इतना काफ़ी है विद्यार्थियों। तो आज देखो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। भाई प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको आना चाहिए। तो प्रकाशीय घनत्व क्या होता है विद्यार्थियों? किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाशीय घनत्व कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज हमने देखो कौन कौन सी चीज़ें दोबारा से, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आज इस चैप्टर में देखी हैं वो चीज़ें एक बार दोबारा से आराम से दोहराएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसको देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं आज, तो उन चीज़ों की बात करते हैं। देखो हमने स्टार्ट किया था आज अध्याय नंबर 10 का जो पार्ट था 4th, उसको स्टार्ट किया था, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित था। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना
वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रत्यकारी तल से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है विद्यार्थियों? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये प्रकाश का क्या था? अपवर्तन था। इसके बाद विद्यार्थियों ने देखा कि जब आपतित किरण है ना वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वो सघन से यानी कांच के माध्यम से आपके विरल माध्यम में आती है यानी कि जो निर्गत बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं वो क्यों होती हैं? तो आगे मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, प्रवेश करती है, सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। इसके बाद हमने लिखा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। फिर एक नोट लगा के लिखा कि अपवर्तन की घटना क्यों होती है, अपवर्तन क्यों होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपवर्तन क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटित होती है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है विद्यार्थी, तो प्रकाश के वेगों में परिवर्तन के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित होती है। इसके बाद में अपवर्तन के नियम देखें तो अपवर्तन के नियम क्या थे विद्यार्थियों कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण हो, अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरी बात हमने लिखा कि आपतन कोण की जो ज्याव होती है और अपवर्तन कोण की ज्याव होती है उनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। तो अपवर्तन के इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम sin I अपॉन sin R बराबर स्थिरांक। इसको आप बोल सकते हो स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का नियम भी क्या हो जाएगा आपका कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं sin I अपॉन sin R बराबर स्थिरांक। या अपवर्तन के नियमों में आपको ये दोनों नियम लिखने होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हमने देखा, इसके बाद देखो विद्यार्थियों ने देखा अपवर्तनांक की बात की। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि दो माध्यमों में प्रकाश के वेगों का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक एक मात्रक रहित राशि होती है। अपवर्तनांक बराबर होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटा द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो जिसका आपको क्या ज्ञात करना अपवर्तनांक उसको नीचे लिखते हैं और जो दूसरा माध्यम होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो माना प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल ये है और द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आपको अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो दूसरे को नीचे लिखेंगे, अगर आपको पहले का लिखना है तो पहले को नीचे लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये याद रखेंगे जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना उसको नीचे लिखेंगे और बाकी दूसरा जो माध्यम होगा उसकी चाल आपको ऊपर लिखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे आप आगे हमने पढ़ा था निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रथम माध्यम वायु होता है या निर्वात बोलते हैं तो ये वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c अपॉन v2। c यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो ये वायु का है, बर्फ का हुआ, जल का हुआ, एल्कोहल, केरोसिन, तारपीन का तेल, बेंजीन, हीरा, क्राउन कांच, सघन क्लिंट कांच, खनिज लवण, नमक, इन सभी के क्या दे रखे हैं आपको? निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हमने देखा एक न्यूमेरिकल देखा कि यदि v1 का मान किसी माध्यम में 1.75 × 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे माध्यम में इतनी है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल दोनों का अनुपात करेंगे। इसको सोल्व करना आपका काम है। सोल्व आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स की तरह आपने 2 पॉइंट हटाए तो 2 घातें कम हो जाएंगी और घातों का नियम है कि घात ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएगी। तो आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कांच का अपवर्तनांक दे रखा आपको और तो कांच का ही आपकी चाल बतानी है, जबकि वायु में आपका जो निर्वात उसमें प्रकाश की चाल दे रखी है। तो आपको अपवर्तनांक का सूत्र लगाना है। गिलास का अपवर्तनांक दे रखा है, गिलास यानी कांच का, तो गिलास का जो प्रकाश की चाल वो नीचे आएगी और दूसरा जो माध्यम उसकी चाल ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से इसको सोल्व किया तो गिलास का जो अपवर्तनांक आएगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा विद्यार्थियों, क्या देखा? देखो प्रकाशीय घनत्व देखा। क्या देखा? प्रकाशीय घनत्व देखा। तो प्रकाशीय घनत्व क्या है? प्रकाशीय घनत्व देखो विद्यार्थियों क्या होता है
प्रकाशीय घनत्व हमने क्या देखा कि किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको प्रकाशीय घनत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकाशीय घनत्व बोला जाता है। तो किसी माध्यम में प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशीय घनत्व बोला जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये क्या था आज का जो हमारा पार्ट था 4th, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आज इतना ही देखेंगे विद्यार्थियों, धन्यवाद। आप इसको अच्छी तरह से नोट्स की कॉपी में उतारेंगे, अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, अच्छी तरह से इन नोट्स को उतारेंगे और याद करते चलेंगे। देखो विद्यार्थियों, धीरे धीरे हमारा जो कोर्स है वो प्रगति की ओर चल रहा है, तो आप अच्छी तरह से मेहनत करते चलें। हम आपको पूरी तरह से सुविधा दे रहे हैं आपको, और अच्छी तरह से पूरा कोर्स करवा के दे रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासों का आप अच्छी तरह से आनंद लें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।